बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं सौरभ आपके साथ। अब बात करते हैं जरा, अभी अभी राहुल गांधी ने दिया है एक बहुत बड़ा बयान और उस बयान में खबर भी दी है उन्होंने। राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस बार नरेंद्र मोदी बनारस से चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते थे। वो चुनाव लड़ना चाहते थे अयोध्या से। अयोध्या में चुनाव लड़ने से पहले उन्होंने तीन बार सर्वे कराए और सर्वे में रिपोर्ट निकल के आई, ना बाबा ना, मोदी जी यहाँ ना आना, खत्म हो जाएगा करियर आपका, हार जाओगे बुरी तरीके से। तो फिर मोदी जी बनारस चले गए और वो बनारस, फिर उन्होंने कहा कि बनारस में भी तो हम इनको निपटा ही देते, हम ही से एक दो गलती हो गई। जान बचा करके किसी तरह मोदी जी आ गए 1 लाख वोट से जीत करके, हालांकि 1.5 लाख से जीते, उन्होंने बोला 1 लाख वोट से जीत करके। तो राहुल गांधी कहाँ से ये खबर निकाल करके आए हैं? मुझे तो अपने ऊपर थोड़ा सा डाउट लगा। हमारा काम है तो कि खबर निकाले। राहुल गांधी खबर निकालना है। एक खबर मेरे पास भी ऐसी है। आपके पास है? हाँ बताइए। कांग्रेस ने भी 3 सर्वे करवाए थे अमेठी में राहुल गांधी को चुनाव लड़वाने को लेकर। तो वहां की जनता ने कह दिया था ना बाबा ना, यहाँ ना आना, फिर से हारोगे आप। तो राहुल गांधी अमेठी नहीं गए, फिर रायबरेली गए चुनाव। अगर राहुल गांधी अमेठी जाते हैं महज संयोग है या क्या है, वही वो चुनाव हार जाते हैं, इसलिए राहुल गांधी अमेठी चुनाव लड़ने नहीं गए। आपको भी पता चला था? मुझे भी बताया था कि अमेठी में राहुल बुरी तरह हारेंगे, इसीलिए नहीं गए। अच्छा, ये सर्वे करवाया था कांग्रेस ने। लेकिन राहुल गांधी जी की बात तो सुननी चाहिए ना। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी अयोध्या से इसलिए लड़े क्योंकि हार जाते। सुनिए। अंदर की बात बताता हूं। अब यहां आया हूं, परिवार से बात हो रही, तो अंदर की इनसाइड ट्रैक बता देता हूं। इनसाइड ट्रैक है, उसी एमपी ने बताया, राहुल जी यहां पे 3 बार सर्वे हुआ था। नरेंद्र मोदी जी वाराणसी से नहीं लड़ना चाहते थे, नरेंद्र मोदी जी अयोध्या से लड़ना चाहते थे। उनके सर्वेयर आए, 3 बार आए, नरेंद्र मोदी जी आए और सर्वेयर ने उनको कह दिया, नरेंद्र मोदी जी अगर आप अयोध्या से लड़ेंगे आप अयोध्या में हारेंगे, आप अयोध्या में मत लड़िए, क्योंकि अगर आप लड़ गए आपका राजनीतिक करियर अयोध्या में खत्म हो जाएगा। इसलिए अयोध्या से नहीं लड़े, वाराणसी से लड़े। और वाराणसी में हमने 1-2 छोटी गलती कर दी, नहीं तो वहां उनको निपट लेते। मतलब आप देखिए, अयोध्या में उन्हीं के लोगों ने उनसे कहा कि हारोगे, और काशी में कितने से जीते? 1 लाख वोट से जीते। मतलब जान बचा के निकले हैं। सुना भी तो नहीं, सुन लिया, लेकिन थोड़ा फैक्ट चेक करना पड़ेगा। फैक्ट चेक करना जरूरी है। देखिए, एक तो सर्वेयर जो मिला था समीर जी को, तो वो तो जनता जानती है कि भाई कोशिश करके भी प्रयास किया था भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, इसीलिए गए थे। लेकिन उनको समझ में आ गया कि यहाँ नहीं जीत पाएंगे, वो अगर आएंगे तो चुनाव बदल जाएगा। कहाँ? अमेठी। अच्छा, राहुल गांधी मजबूरी नहीं लड़े। और वायनाड और रायबरेली एक साथ होकर देते तो भी हार जाते, तब दोनों हारते, क्योंकि तब एनी राजा जो कह रही थी वो भी साबित हो जाता। और अंत में वो आए तब जब वहां का चुनाव हो गया। लेकिन चूंकि ऐसी बातें होती है तो फैक्ट थोड़ा सा कर लेना चाहिए। 2014 में नरेंद्र मोदी को मिले थे 5,81,000 वोट, 3,71,000 मतों से वो जीते थे। 2019 में उनको मिल गए 6,74,000 से अधिक और वो जीते 4,79,000 से। ठीक। 24 में भी उनको 6,12,970 मत मिले हैं, यानी मात्र करीब करीब 62,000 वोट सिर्फ उनके कम हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी को वोट बहुत कम हुए। हाँ, उधर सब एक हुए तो अंतर 1,52,513 हो गया। मोदी जी का वोट कम नहीं हुआ, आप ये कह रहे हैं? मोदी जी का वोट 62,000, थोड़ा सा। लेकिन अब एक और आंकड़ा बता दूं तो ये संदर्भ आ जाएगा। राहुल गांधी जी जब 2019 में गए थे वायनाड लड़ने, तो उनको कितना मत मिला था? 7,06,367, यानी 64.94%, 65% होता है। और जीते कितने से थे? 4,31,770। राहुल जी इस बार कितना वोट पाए हैं? 6,47,445, 59.69 मत प्रतिशत घटा राहुल गांधी का 5, और वोट घट गया करीब करीब, अगर इसको जोड़े तो उतना जितना मोदी जी घटा उससे ज्यादा। और कितने के से जीते? 3,64,000। 4,31 में से 3,64 घटाए तो वहीं आकर खड़े हो जाते हैं। अब ये फैक्ट मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि परिणाम तो अंत में राहुल गांधी विजयी, नरेंद्र मोदी विजयी वही रहेगा, और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन गए।
ये लोगों को जानना इसलिए चाहिए क्योंकि राहुल गांधी जिस अंदाज में कह रहे हैं कि अगर अयोध्या से लड़ते तो हार जाते, अरे भाई अयोध्या में लल्लू सिंह को हटा देते तो शायद कोई भी लड़ता तो जीत जाता। उन्होंने कहा कि किसी एमपी ने मुझे बताया, किसी नहीं, वो तो सांसद ने कोई भी मुझे बता बताया। सकता है। अभी तो मान लीजिए कि अवधेश जी के साथ ज्यादा रहते हैं, हाँ, उन्हीं वाले सांसद बगल में रहते सपा हैं, वाले हाथ सांसद मिलाते ने बता दिया हैं हो। आजकल, मतलब उन्हीं के साथ सब कांधे पे हाथ रख के घूम रहे हैं अवधेश जी के साथ। वहां पर्पस है ना, एक खोजी पत्रकार सर्वे हुए थे ऐसे। मुझे लगता है कि कोई ऐसा सर्वे हुआ नहीं था। और ये भी बता दूं कि प्रधानमंत्री बनारस से सिर्फ इसलिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं हर बारी 2014 से 19 से। मैं इनफैक्ट आपको बता दूं सौरभ, अभी आप खोजी पत्रकार की बात कर रहे हैं, मैं बड़ौदा भी गया था। अच्छा। और जब बड़ौदा गया तो उन्होंने कहा कि बड़ौदा से वो इसलिए चुनाव 2014 में भी लड़े क्योंकि जब प्रधानमंत्री खुद मुख्यमंत्री थे तो बड़ौदा की जनता उनसे जाके बार बार ये कहती थी, ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री को खुद चाहते थे कि वो वडोदरा से चुनाव लड़ें। और इस बारी जो चुनाव वहाँ पे लड़े हैं वो एक सिर्फ महज 32 साल के नौजवान थे। उन्होंने मुझे बोला कि मैं उनको खुद जाके इंटरव्यू करके आया तो उन्होंने ट्रक पे चढ़ के बोला कि मेरे लिए बड़ी गर्व का विषय है कि जहाँ की जनता प्रधानमंत्री को जाके बार बार कहती थी कि आप यहाँ पे आइए, वो 2024 में भी जाके उन्हीं को चाहती थी कि आप यहाँ से चुनाव लड़िए। फिर भी प्रधानमंत्री खुद जाके बनारस से अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो उनका एक जो रिश्ता है बनारस से, वो महादेव की उनकी एक प्रथा जो चलती आ रही है 2014 से, क्योंकि काफ़ी समय उन्होंने केदारनाथ पे गुजारा, काशी विश्वनाथ डेवलप किया, उज्जैन डेवलप किया, तो इसलिए बार बार वो जाके वहाँ पे चाहते हैं। तो ये सर्वे मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं मतलब वो बनारस छोड़कर कहीं और से लड़ना नहीं, और मोदी जी ने कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं बदली है भाई। मैं इसमें एक बात जोड़ दूं कि जो मुझे सर्वे का तो नहीं पता, समीर जी पता तो सब है आपको। नहीं, ये कौन सा सर्वे हुआ, कौन वो सा वाला नहीं नहीं हुआ, आया होगा इनके और इंटरनल सर्वे किसने जिताया किसने हराया वो नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इसको दूसरे तरीके से मैं देखता हूँ कि अगर ये इसका राहुल गांधी का स्पीच अच्छा है, वहाँ पर गुजरात में बोल रहे हैं तो अच्छी बात है। लेकिन मुझे लगता है कि यदि नरेंद्र मोदी अयोध्या से चुनाव लड़ जाते तो मुझे लगता है कि एक दूसरे तरीके का माहौल बनता और राम मंदिर का जो मुद्दा जो निर्माण का था वो जिस तरह से बूस्ट नहीं कर पाया था वो उभर कर आता और शायद उत्तर प्रदेश का चुनाव नतीजा कुछ और होता, ऐसा मुझे लगता है। काफी हद तक सहमत हूं विजय जी से। समझे, हारने जीतने की लड़ ही जाना चाहिए था। नहीं, अब ये तो उनको तय करना है नहीं करना, लेकिन मुझे लगता है यदि अयोध्या से वो लड़ते, यदि राहुल गांधी जी की बात को मान ली जाए या कोई और बात भी मान ली जाए, हारते नहीं बल्कि परिणाम पूरे यूपी का उत्तर प्रदेश का चुनाव बदल सकता था, ऐसा मुझे लगता है। अब ये तो कोई भी कारण मेरा ये मानना है कोई भी एक वहां बड़ा प्रत्याशी होना चाहिए था। मेरा मानना है कि मोदी जी होते मतलब तो जो राम निश्चित तौर मंदिर पे का निर्माण का जो मुद्दा बन नहीं पाया वो नहीं एक तरह से वो नहीं होता। ठीक बात है, आपकी इस बात से मैं सहमत हूं। मुझे लगता है अगर प्रत्याशी बदलने का चल रहा है तो अरुण गोविल को भेज देते अयोध्या में। मेरठ में इतना संघर्ष कर रहे थे तो अरुण गोविल कर चले जाते तो मुझे लगता है वो आराम से वहां से सीट निकाल लेते। जैसे हर्षवर्धन जी ने कहा कि लल्लू सिंह के अलावा किसी भी के वहां से टिकट देते तो वहां से अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाती। उनके खिलाफ बहुत वहां नाराजगी थी, लेकिन अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी अयोध्या हार गई तो विपक्ष को मौका मिल गया, राहुल गांधी को ये ताकत मिल गई अब कहने के लिए बार बार, जिस तरीके से अखिलेश यादव बार बार बोल रहे कि राम यहाँ बैठे हुए हैं अयोध्या में, भारतीय जनता पार्टी का राम नाम सत्य हो गया है, तो वो हार ने उन्हें मौका दे दिया है बोलने के लिए और 5 साल वो बोलने का उनका हक बनता है अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी के हारने के बाद। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या सीट को बहुत हल्के से ले लिया। भारतीय जनता पार्टी को लगा कि राम मंदिर का निर्माण हो गया है तो अब हम किसी को भी खड़ा कर देंगे, वो सीट जीतना ही जीतना, वहां कुछ देखने की जरूरत नहीं है, टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लिया। मुझे लग रहा है वो भारी पड़ा भारतीय जनता पार्टी के लिए। और ये भी सही है कि प्रधानमंत्री मोदी को जिस तरीके से वाराणसी में लीड कम हुई है, किसी को उम्मीद नहीं थी कि प्रधानमंत्री मोदी 1,52,000 से जीतेंगे, 7 और 8 लाख की बात हो रही थी। तो मुझे लग रहा है ये भी एक बड़ी विपक्ष को मौका मिला है कहने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी को भी एक निश्चित रूप से एक एम्ब्रेसिंग सिचुएशन 5 साल की रहेगी। लेकिन देखिए ना, सब चीजों को जोड़िए। लालू यादव कहते हैं सरकार गिर जाएगी, उनके लोग कहते हैं बैसाखी पर चल रही है, राहुल गांधी कहते हैं हम बनारस में हरा देते इनको, हमारी गलती हो गई, अयोध्या से लड़ते तो हार जाते। तो राहुल गांधी गलती बता रहे क्या बनारस में गलती हो गई, बोल रहे थे ना कि 2 गलती हमारी रह गई है तो हम हरा देते हैं। अजय राय से पूछ तो वो उनसे पूछ के बताएंगे। मतलब वो सब एक पूरा माहौल यही बनाना चाहते हैं कि भाई मोदी डाउन। नहीं तो ये एक पॉलिटिकल लीडर के तौर पे उनको इससे कोई वो नहीं होना चाहिए, गुरेज करें वो और गुजरात जाकर कम से कम। बिल्कुल। और सौरभ, मुझे लगता है कि बार बार ये जो हम बार बार अयोध्या का जिक्र करते हैं ना, ये प्लीज मेरी आपसे भी दरखास्त है कि उसको फैजाबाद कहिए। वो फैजाबाद नाम से ही लोकसभा जानी जाती है। अयोध्या जो डिस्ट्रिक्ट चेंज हुआ है ना, फैजाबाद का जो नाम चेंज किया योगी आदित्यनाथ ने, वो डिस्ट्रिक्ट का नाम चेंज हुआ है, लोकसभा चेंज नहीं हुई है। और जो लीड भी है ना, जो लीड भी है भाजपा को, वो अयोध्या सिटी में तो मिली है ना। तो वो कहना तो गलत है कि बार बार हम ये कहें कि फैजाबाद में
हार हुई है। फैजाबाद हार गए, अयोध्या विधानसभा जीते। संदर्भ की बात है। और वैसे मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि इलेक्शन हारने के बाद चर्चा हुई है कि फैजाबाद सीट है वो आज भी वो फैजाबाद ही कहलाता है। करेक्ट। मन बहलाने के लिए अच्छा है कि अपन मन बहला ले। अब एक और खबर पर हमको बढ़ना चाहिए। खबर आ रही है अरविंद केजरीवाल जी को लेकर के, लेकिन जुड़ी उनसे है, खबर बनाई है उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल जी ने। सुनीता केजरीवाल जी ने अब एक नई थ्योरी दी है अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी को लेकर के। मैं भी नहीं जानता, मैं भी आप अभी चलेगा तो मैं सुनूंगा, मैं भी खबर शायद अभी भी आई हो। अरविंद केजरीवाल जी को अब ईडी के बाद सीबीआई गिरफ्तार कर चुकी है। उनकी ईडी केस में अब बेल हो गई थी लोअर कोर्ट से, ईडी हाई कोर्ट गई, बेल खारिज हो गई। वो सुप्रीम कोर्ट गए थे पहले, फिर उनको सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया तो उन्होंने अपनी अर्जी वापस ले ली। तो दोनों सीबीआई के केस में और ईडी के केस में वो गिरफ्तार हैं। बेल उनको मिल नहीं रही है, अभी बेल पर दोबारा तारीख पड़ गई है। तो अरविंद जी को अभी लग रहा है लंबा प्रवास करना पड़ेगा, ऐसा लगता है, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया अपना टाइम लेती है। सुनीता केजरीवाल ने कुछ कहा है उनकी गिरफ्तारी पर, मैं आपको सुनाता हूं। क्या आपको पता है कि केजरीवाल जी को गिरफ्तार क्यों किया है? केजरीवाल जी को एनडीए के एक एमपी के बयान पर गिरफ्तार किया है। उनका नाम है मगुंटा श्रीनिवासलू रेड्डी यानी एमएसआर। एमएसआर आंध्र प्रदेश से एनडीए के एक सांसद हैं। एमएसआर ने ऐसा क्या बयान दिया जिससे आपके मुख्यमंत्री केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया? 17 सितंबर 2022 को एमएसआर के ठिकानों पर ईडी की रेड हुई। उनसे पूछा गया कि क्या वो कभी केजरीवाल जी से मिले हैं। उन्होंने कहा, हाँ, मैं 16 मार्च 2021 को केजरीवाल जी से दिल्ली सचिवालय में उनके दफ्तर में मिला था। मैं दिल्ली में एक फैमिली चैरिटेबल ट्रस्ट खोलना चाहता था, उसके लिए दिल्ली के सीएम से जमीन के बारे में बात करने गया था। केजरीवाल जी ने कहा, लैंड एलजी के पास है, एप्लीकेशन दे दो, हम देखते हैं, और कहकर चले गए। ईडी को एमएसआर का जवाब पसंद ही नहीं आया। ईडी ने कुछ दिन बाद एमएसआर के बेटे राघव मगुंटा को गिरफ्तार कर लिया। फिर से एमएसआर के और बयान लिए गए, मगर वो अपना पहले वाला बयान ही दोहराते रहे क्योंकि वही सच था, और उनके बेटे राघव रेड्डी की बेल खारिज होती रही। इस दौरान सदमे से राघव की पत्नी यानी एमएसआर की पुत्रवधू ने आत्महत्या करने की कोशिश की और उनकी बूढ़ी मां बहुत बीमार हो गई। इन सब को देखते हुए बेटे के लिए बाप भी टूट गया। एमएसआर के बेटे और परिवार को 5 महीने बुरी तरह प्रताड़ित किया गया। इसीलिए एमएसआर ने अपने बेटे को बचाने के लिए झूठा बयान दिया, और इस बयान को देने के बाद 2 दिन में ही एमएसआर के बेटे को बेल मिल जाती है। इन सब बयानों से एक बात तो साफ हो गई कि अपने बेटे को जेल से निकलवाने के लिए एमएसआर ने झूठा बयान दिया। अब जो बात बता रही हैं सुनीता केजरीवाल जी की उस सांसद के कहने पर, उसके बयान पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, वो सांसद अब एनडीए में है, वो सांसद है, वो एनडीए में है, ये बात सही है। और शराब घोटाला मामले में उस व्यक्ति से पूछताछ हुई, उस व्यक्ति का बयान हुआ, वो व्यक्ति अप्रूवर बना, ये बात भी सही है। तो मतलब उन फैक्ट्स पर वो ठीक है, लेकिन हाँ, उनका ये जो पीछे उन्होंने बताया कि पहले वो कुछ और बयान दे रहा था, फिर उन्होंने दबाव देकर उसका बयान बदलवाया और तब जाकर के गिरफ्तार हुए अरविंद केजरीवाल। सर, ये बयान तो ठीक है कि एनडीए का सांसद का बयान दिया था, तो सुनीता केजरीवाल को यह भी बताना चाहिए कि वैभव कुमार कैसे गिरफ्तार हुए। जिस स्वाति मालीवाल ने बयान दिया वो किस पार्टी से सांसद है? राज्यसभा तो आम आदमी पार्टी से ही है ना। इन्हीं की पार्टी के शासन पे तो वैभव कुमार गिरफ्तार हुए हैं। तो दूसरा मामला, चलिए, हाँ, हुए हैं, सांसद तो इन्हीं की पार्टी के है ना। अगर वो कह रहे हैं कि एनडीए के सांसद के बयान पे गिरफ्तार हुए तो इन्हीं की पार्टी के सांसद कर रही है, गिरफ्तार हुए। अगर एनडीए की बात कर ले सांसद की, तो वो एक व्यवसायी भी है, सिर्फ सांसद का बयान नहीं है। वो लिकर डिस्टरी है उनके पास, वो लिकर का ठेका लेते हैं, अरबपति आदमी है और वो व्यवसाय खरीद है। अब लिकर व्यवसाय करने के लिए दिल्ली में जो साउथ लॉबी है, के कविता के साथ वो जुड़े हुए हैं। उन्होंने जो पैसा दिया के कविता को, के कविता ने उनके माध्यम से पैसा दिल्ली में भिजवाया। उसके पैसों का आपने गुजरात चुनाव लड़ा, उसके पैसों का आपने पंजाब के चुनाव इस्तेमाल किया, तो लिंक तो एस्टेब्लिश होगी ना। वो किस पार्टी का सांसद है ये सेकेंडरी थिंग है, वो व्यवसायी है, ये पहली प्राथमिकता। और व्यवसाय को बढ़ाने के लिए उसने आपके साथ करप्शन का पैसा दिया, वह महत्वपूर्ण है। तो इसी कह देने से कि एनडीए का सांसद बनने के कारण ये बात आम आदमी पार्टी पहली बार नहीं कह रही।
डायरी शुरुआत से कह रही है। अरविंद केजरीवाल भी इस बात को कहते थे जब जेल के बाहर थे कि इस आदमी के ये आदमी जो है पहले कुछ और बोलता था जब, और उससे कोई दोष सिद्ध नहीं होता था, आरोप सिद्ध नहीं होता था केजरीवाल पर, फिर इसको जरा टाइट किया ईडी ने तो फिर इसने अपना बयान बदल दिया। ये तो वो पहले से कहते पहले भी चर्चा इस पर होती रही है। और जो सुनीता जी कह रही हैं वो फैक्ट्स तो ठीक ही हैं, केवल बयान के अलावा, क्योंकि बयान को भी आप क्रॉस चेक नहीं कर सकते। या तो ईडी के पास होगा कि उसमें रिकॉर्ड में इस तरह से किया गया कि नहीं किया गया, लेकिन जाहिर है कि इतने लंबे समय से केजरीवाल साहब जेल में जा रहे हैं और लगातार कोई ना कोई प्रोसेस हो रहा है, तो वो किसी बात पर तो कहीं आके सुनीता जी को बोलना पड़ेगा कि क्या वजह है, क्या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सर, है। ये तो कोर्ट भी देखता होगा ना कि अच्छा ये आदमी पहले तो कुछ और बयान दे रहा था, फिर हाँ, अचानक तो इसने अपना वही बयान कह क्यों रहा बदल हूं। लिया। अगर ऐसा हुआ होगा तो कोर्ट ने भी पूछा होगा, इतना आसान नहीं है। नहीं, वो तो अब इन्होंने रखा है कि नहीं रखा है, किस तरह से रखी गई है बात, कोर्ट में भी बहुत सारी बातें होती हैं, किस फैक्ट्स को किस रेफरेंस के साथ जोड़ा गया है। तो वो सुनीता जी अब इसलिए कर रही हैं कि एक पॉलिटिकल कंस्पिरेसी के तौर पर, क्योंकि अब वो एनडीए के साथ हैं, तो उसको कैसे जोड़ा जाए केजरीवाल जी की गिरफ्तारी से, वो एक मुश्किल लग रहा काम कि अब है। केजरीवाल जी की कोई बात ही नहीं कर रहा और उनके ये भी हो सकता है so-called कि साथी भी so-called- भूल गए। देखिए, राहुल गांधी नहीं बोल रहे, कांग्रेस पार्टी का कोई और नेता भी नहीं बोल रहा, कोई और भी नहीं बोल रहा, हेमंत जी छूट करके फिर मुख्यमंत्री बन गए, हेमंत सोरेन। असली संकट यही है कि एनडीए के सांसद के बयान पर वो अंदर हैं, लेकिन जिनके साथ वो खड़े थे वो अब उनके साथ नहीं साथ में। और उसका बुरा हाल सोचिए कि अरविंद केजरीवाल जी कहां कहां फंस रहे हैं। अभी कल ही ईडी ने 4 शहरों में छापे मारे हैं। दिल्ली जल बोर्ड में जिस एजेंसी को जो ठेका दिया गया था सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए, दिल्ली के अलग अलग 10 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं, उसमें बड़ी गड़बड़ है। 1400 करोड़ का टेंडर का ठेका था, बढ़ा के 1943 से ऐसे कुछ कर दिया गया। 400-500 करोड़ का सीधा उसमें इन्फ्लेटेड दिख रहा है। उस पर जांच अगर आगे बढ़ेगी तो फिर कहां जाएगी, अंत में तो फिर अरविंद केजरीवाल तक पहुंचेगी। मुख्यमंत्री तो वही। सुनीता केजरीवाल एक तरह से देखें तो लंबे समय से वो कोशिश कर रही थी, लेकिन वो सिंपैथी फैक्टर आया नहीं, अभी तक नहीं आया। चुनाव में तो बिल्कुल फेल हो गया। चुनाव में बिल्कुल फेल हो गया दिल्ली ने। और अगर जो उस दिन समीर जी ने कहा था, जिसकी हम लोग चर्चा करते हैं, भाई अरविंद जी तो बार बार कह रहे थे कि मैं जेल से परिणाम देखूंगा, अगर आप लोग ऐसा परिणाम दे देंगे तो मैं बाहर आ जाऊंगा, और ये वाला परिणाम देंगे तो मैं अंदर ही रहूंगा। तो दिल्ली की जनता ने तो अंदर वाला परिणाम दे दिया। कांग्रेस को दिख गया कि अब अरविंद केजरीवाल उनके किसी काम के नहीं। पंजाब में 13 में 7, 8 जीती थी पहले कांग्रेस, 7 जीती। उसके बीच में एक विधानसभा चुनाव था जिसमें 92 आम आदमी पार्टी जीत गई थी। इनको लगा, कांग्रेस को डर था कि शायद हम निपट जाएंगे। वहां 7 जीत गई, और यहां दिल्ली में उनको अब समझ में आ गया कि अब हमें मुस्लिम वोटों के लिए कोई आवश्यकता अरविंद केजरीवाल की नहीं। तो एक तरह से ये बड़ा विचित्र सा है। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के लोग इस रणनीति पे ज्यादा काम करेंगे तो उनकी पार्टी बचने की बात होगी। अरविंद केजरीवाल आज की राजनीति में अप्रासंगिक हो गए। मोदी जी के लिए तो किसी काम के पहले ही नहीं थे, अब वो वैल्यू भी नहीं रह गई उनकी। अभी गुजरात का चुनाव 27 में होगा, यूपी का चुनाव 27 में होगा, अभी जो तुरंत वाले चुनाव हो उसमें कहीं वो है नहीं। और कांग्रेस पार्टी सर 2 राज्यों में मुख्यमंत्री है। नहीं, ठीक है, 2 राज्यों के मुख्यमंत्री से कुछ नहीं होता है। जब आप संदर्भ आपका खत्म होने लगता है ना, तो कब गायब, क्योंकि ये तो हवा में बने हैं ना। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये बड़ी तेजी में जब पार्टी कोई चढ़ती है, और भारत के इतिहास में इतनी तेजी में आगे जाने वाली अकेली पार्टी जो सस्टेन कर गई, आज सुनी बार विधानसभा चुनाव जीते हैं उन्होंने, 3 बार जीते, इसलिए हवा में तो नहीं कह सकते। इसलिए मैंने कहा कि जब मैं हवा कह रहा हूं तो उसको समझिए। हवा मतलब जो अरविंद केजरीवाल अन्ना आंदोलन की हवा बनी थी, और जो उन्होंने किया, अब वो सारी की सारी उनकी इमेज खत्म हो गई है ना। आप सोचिए, जिसपे ईमानदारी, जो शुचिता, जो सब कुछ था, कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाएंगे, तो अब वो ध्वस्त हो गया, फिर से वहीं आके खड़े हो गए। आप मानते हैं कि सुनीता जी उनको अपने पति को रेलेवेंट बनाए रखने के लिए कह रही हैं? नहीं, देखो सौरभ, मैं इस बारे में हर्ष जी से बिल्कुल मेरी असहमति है 2 मुद्दों पे। कि आपने जो बात कही कि पंजाब में 90+ सीट्स लेके आना, 90+ सीट लेके आना, ये वो पार्टी जो 2014 में भी 4 सीटें लेके आई थी, वजूद अभी भी वहीं का वहीं खड़ा है, 3 सीटें अभी भी लेके आई है। कांग्रेस को आपको समझना पड़ेगा कि लोकसभा में जो प्रत्याशी खड़े करे हैं आम आदमी पार्टी ने, वो उतने मजबूत नहीं है, लेकिन विधानसभा चुनावों में वो हमेशा अपना टैली हमेशा बढ़ा के आई है। 2017 में जब अकाली दल भाजपा मजबूत थी, कांग्रेस सरकार बना के लेके आई, लेकिन सेकंड नंबर पे जो पार्टी आई थी वो आम आदमी पार्टी उस समय भी 20 एमएलए लेके आई है।
तो ये कहना बड़ा इजी होता है कि एक पार्टी का जो वजूद है वो इतनी जल्दी खत्म हो जाता है। 2 जगह प्रदेशों में मजबूत स्थिति में है अभी। आप ये मेरे से आज भी लिखवा लीजिए कि 2025 के चुनाव में भी अगर अरविंद केजरीवाल की पार्टी फिर से चुनाव जीत के आती है तो उसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं होनी चाहिए। दिल्ली में और वो लेके आएगी जितनी वो आज भी मजबूत है, क्योंकि जो पूर्वांचलियों का वोट है वो आज भी वो जा रहा है आम आदमी पार्टी में। भले ही 7 एमपी बीजेपी लेके आई हो, लेकिन अगर आप कल चुनाव करा लीजिए, सिंपैथी वोट को माइनस कर दीजिए आप दिल्ली विधानसभा में आप खारिज नहीं कर सकते केजरीवाल, नहीं कर सकते आप। और जहां तक ये शरत रेड्डी की बात है, इसमें कहीं ना कहीं दो राहें नहीं है कि एविडेंस जो है वो कहीं ना कहीं यही दिखा रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का जो डेटा था और ऑरबिंदो फार्मा जो कंपनी थी वो तो ऑन रिकॉर्ड ही है कि उसने बीआरएस को भी दिया, टीडीपी को भी दिया, बीजेपी को भी दिया, कांग्रेस को भी दिया। तो बीजेपी को तो दिया ही है ना, इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा तो यही कह उसमें मना भी नहीं करती नहीं वो। लेकिन ये इन्फ्रेंस ड्रॉ करना कि जो बॉन्ड में जो डेटा पैसा आया दिया इसलिए केजरीवाल इसलिए नेम लिया, वो तो कोर्ट ही फैसला ले सकता है। पर पार्टी को पैसा दिया और कांग्रेस को भी दिया, बार-बार कह रहा है। BRS को भी दिया। हाईकोर्ट ने पहले कहा कि बड़ा गंभीर आरोप है अरविंद केजरीवाल पर, फिर जब निचली अदालत ने बेल दी फिर हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, निचली अदालत ने गलत बेल दी है, बड़ा गंभीर मामला है। देखिए मैं कह रहा हूं वो जो लीगल मसला है वो तो कोर्ट में ही जाएगा, लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक हर कोर्ट में चल रहा है। अलग अलग चीजें हैं, जो भी एक पकड़ लीजिए आप वो पक्ष बड़ी मजबूती से रख सकते हैं इतने। लेकिन जो अभी रोहन कह रहे हैं, 2015 में भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में 32% के आसपास मत मिले, 2020 में भारतीय जनता पार्टी को 38+ % वोट मिले। कांग्रेस इररिलेवेंट हो गई, इसलिए वो आपको इन्फ्लेटेड दिखा, जो 67 से घट के 62। अगर कांग्रेस गेन करने की स्थिति में रही, और मैं फिर कह रहा हूं कांग्रेस जोर लगाएगी ना, कांग्रेस अब तो जोर लगाएगी ना, तो दिल्ली की राजनीति बदलती हुई दिखेगी। और देखिए हम लोग जो बात करते हैं ना, एमसीडी भी अब केजरीवाल जी के पास है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि कूड़े का पहाड़, यमुना, नाली सब दूसरे को आप जनता अकाउंटेबिलिटी देखेंगे। बिल्कुल। चले साहब, आज बहुत बात हुई, बहुत कई खबरों पर बात हुई। बहुत शुक्रिया रोहन आपका, समीर जी, विजय जी, हर्षवर्धन जी, बहुत बहुत धन्यवाद।